आज पेशकश में आपका स्वागत है और खबरों की शुरुआत बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश। जी हां, खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि बजट से पहले 29 जनवरी 2026 को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया गया, जिसमें जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, महंगाई समेत एक साल के दौरान भारत का आर्थिक लेखा जोखा दिया गया और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसे बजट से पहले पेश किया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और आगे की दिशा के बारे में विस्तार से मूल्यांकन किया जाता है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और हाँ। और हमारे एमओएस मुरलीधर मोहन जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि नवी मुंबई प्रश्न आज हो गया। मैं पालघर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था तो आंसर में जवाब मिला कि साइट क्लियरेंस अभी तक स्टेट से नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि उम्मीदों का पिटारा लाया है। राज्य सरकार के साथ मिलकर क्या उपाय योजना बना रही है और साइट क्लियरेंस। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions: Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy in English and in Hindi of the Economic Survey 25-26 along with Statistical Appendix. और चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताते हैं इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या खास होता है। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 16 चैप्टर हैं। अगर बात की जाए आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ है उसमें एआई के लिए इसमें एक अलग चैप्टर रखा गया है इस बार, जो खास है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अपर रेंज अनुमान 7.2% और लोअर रेंज अनुमान 6.8% है और FY26 के लिए भारत की विकसित दर 7% से अधिक है और क्षमता बढ़कर 7% हुई। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 पर पूरा हुआ है और CAD पर निर्भरता के कारण रुपए का मूल्य कम हुआ है। जीएसटी सुधारों का अगला चरण ई-वे बिल प्रणाली पर केंद्रित हो सकता है और अमेरिकी टैरिफ के बीच रुपए का कम मूल्य होना ये दुख की बात नहीं है। वैश्विक जोखिम प्रबंधन, बफर्स नीति, विश्वसनीयता अवश्य रखनी चाहिए और वैश्विक स्थिति भारत के लिए तत्काल माइक्रो इकोनॉमिक तनाव पैदा नहीं करती है। वैश्विक परिस्थितियां भारत के लिए बाहरी अनिश्चितताओं में बदल जाती हैं और आंकड़ों में सुधार के दौर में अर्थव्यवस्था की गति मजबूत हो रही है और विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार से निकासी को लेकर भी चिंता जताई गई है। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको साफ तौर पे बताए। इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या खास जो बजट से पहले रखा जाता है और इसमें एआई के ऊपर भी साफ तौर पे जोर दिया गया है और साथ ही साथ विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार से निकासी को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है बजट में से पहले। तो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 16 चैप्टर हैं और एआई के लिए इसमें इस बार एक अलग चैप्टर रखा गया क्योंकि बड़े पैमाने पर एआई भी चीजों को प्रभावित करेगा, जिसके मद्देनजर उन 16 चैप्टरों में एआई का चैप्टर एक अलग रखा गया है। और अखिलेश विशेषता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ा। अखिलेश, इकोनॉमिक सर्वे रखा गया है, क्या कुछ खास रहा? क्योंकि बजट पेश होना है उससे पहले ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत मायने रखता है। क्या क्या मुख्य बिंदु रहे? देखिए मनोज, आम बजट 2026 केंद्र सरकार का पेश किया जाना है और बजट पेश करने से पहले सरकार अपना आर्थिक सर्वे लोकसभा में पेश की है और इस बात में
सरकार का जो आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में रखा गया, तो कुछ खास के तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की हेल्थ कैसी है, देश का स्वास्थ्य कैसा है, सरकार और देश के पास आर्थिक स्थिति क्या है, सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए वो क्या कदम उठाने जा रहे हैं, किस क्षेत्रों में बजट में फोकस होगा, इसको लेकर एक वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वे किया जाता है और उसमें अनुमान लगाया जाता है कि देश के आर्थिक तौर पर हालात क्या है, उन हालात का समाधान बजट में कैसे किया जाए और इन हालातों से निपटने के लिए बजट में क्या व्यवस्था की जाए, जिसमें सबसे बड़ी जो विपक्ष के हमले के तौर पर सरकार को झेलनी पड़ती है, उसमें कहा जाता है महंगाई। विपक्ष कहता है कि जीडीपी ग्रोथ है लगातार गिरती है। इसके अलावा सरकार जो अपने लोकीय लेखा जोखा में पूरी तरह से बताती है कि किस तरह की चुनौतियां उसके हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए मूल्यांकन करती है और आर्थिक सर्वे में उसका हिसाब किताब रखती है कि महंगाई से कैसे निपटेगी, विकास देश में किया जाना है उसे कैसे लगाएगी, व्यापार को किस तरह से बढ़ावा देना है, विदेशी निवेश को कितना छूट देनी है, भारतीय निवेश में कितना और बढ़ावा देना है, इसके अलावा जीडीपी कितनी रहने का अनुमान हो सकता है इस वर्ष 2026-27 के लिए, तो इसमें भी सरकार करती है कि 7.2% का टारगेट सबसे अधिकतम रखा गया है और न्यूनतम जो जीडीपी गिर सकती है वो 6.8 रखी गई है। घरेलू जो डिमांड है उसके मुताबिक कितना उत्पादन हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इन सभी चुनौतियों के साथ साथ इस बार आर्थिक सर्वे में एक और व्यवस्था की गई है। इसे उम्मीद की जा सकती है कि उसके लिए बजट भी निर्धारित किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हर तरफ चर्चा है, हर जगह इस पर काम हो रहा है, तो सरकार ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर भी आर्थिक सर्वे में एक मूल्यांकन शामिल किया है और उसको लेकर बाकायदा बजट में व्यवस्था भी की है। कितना बजट एआई पर सरकार खर्च करेगी इसका अनुमान अभी आर्थिक सर्वे में लगाया गया है और बजट में इसका ऐलान होगा कि एआई पर सरकार कितना बजट खर्च करेगी। तो कुल मिलाकर मनोज ये कहा जा सकता है कि सरकार की हेल्थ पोजीशन कैसी है, उसे किस चीजों से निपटना है, किसका समाधान करना है और किसके लिए उसे ज्यादा व्यापार से लेकर विकास से लेकर जीडीपी के क्षेत्र में बढ़ना है, इसका लुब्बो लुआब कहा जा सकता है। आर्थिक सर्वे में सरकार अनुमान लगा। अहम बात अखिलेश आपने साफ तौर पे कही, मैं चाहूंगा आप बने रहिए। तो बजट सत्र के दूसरे दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है और साथ ही साथ इस बार 16 चैप्टर में एआई चैप्टर रखा गया है। और आगे बढ़ते हैं। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम रोक। खबर दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के 23 जनवरी को जारी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा वाले नियमों पर रोक लगा दी है। कई याचिकाओं ने इन नियमों को मनमाना भेदभावपूर्ण और संविधान और यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया था और फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने नियमों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह नियम समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और कुछ समूहों को बाहर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ये यूजीसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से फिलहाल इन नियमों को लागू होने से रोक दिया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या बागची की बेंच ने कहा कि ये नए नियम साफ नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए नियमों पर तुरंत रोक लगा दी है। और हमारे साथ अखिलेश हमारे संवाददाता भी। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी तथा ऑनरेबल जस्टिस जय बागची जी की डबल बेंच की कोर्ट ने जो यूजीसी लेकर हमारी याचिकाएं थी, सवर्ण वर्ग की आशंका थी, सवर्ण वर्ग परेशान था, जिसके लिए सभी संगठन, सभी
सवर्ण वर्गों के सभी संगठनों ने जो याचिकाएं यहाँ लगाई, उसमें आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि यूजीसी का रेगुलेशन गैजेट आया था 2026, उस पर रोक लगा दी है और अगली तारीख 19 मार्च दी है। सरकार को नोटिस किए हैं कि वो जवाब दे, तब तक रोक रहेगी। और इसमें जो आशंकाएं थी, जो डर था, जो सवर्ण छात्रों में डर था, सवर्ण माता पिता को डर था, वो कोर्ट ने इसको माना कि इस तरह से हम कास्टलेस समाज बनाने जा रहे हैं। हम आज़ादी के इतने वर्षों बाद समाज को जाति रहित बनाने जा रहे हैं और यूजीसी का ये आर्बिट्रेटरी था, संविधान विरोधी था, संविधान के आर्टिकल विरोधी था। इसी को लेकर देश के तमाम संगठन, देश के तमाम सवर्ण वर्ग के लोग जो बात करते हैं, उनकी तरफ से याचिकाएं थी। महत्वपूर्ण दिन था, महत्वपूर्ण अवसर था, जिसमें स्टे होने का अर्थ है कि हमारी याचिकाएं, जो हम लोगों को आशंका थी, जो देश के तमाम लोगों को आशंका थी, वो आशंका सही थी। अब इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। ये समस्त सवर्ण वर्ग की जीत है। देश के जो जाति रहित समाज चाहते हैं, जो राष्ट्रहित चाहते हैं, जो देशभक्ति के साथ जीते हैं, उनकी भी सबकी जीत है। और उन सब का भी धन्यवाद जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, शांतिपूर्वक रहें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब कोई भी ऐसा करें जिससे हमारे समाज को, राष्ट्र को खेद हो, राष्ट्र का अहित हो। इसीलिए आज ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद कि उन्होंने स्टे दिया, और हमारे सभी याचिकाकर्ताओं का भी धन्यवाद कि उन्होंने बड़ी मेहनत से सारी चीजों को किया। सबका बहुत धन्यवाद। और यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात है। हम यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 19 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करे, ये बात कही है। नया नियम समाज में विभेद पैदा करेगा और कुछ जातियों के लिए अलग धारा की जरूरत नहीं। नया नियम भ्रमित करता है, समाज में भेदभाव पैदा करता है। और यूजीसी के नए नियम सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी की बात की गई है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम समाज की जातियों से मुक्त नहीं कर सके। और क्या इस नए कानून से हम और पीछे की ओर जा रहे हैं? हमें ऐसे स्तर पर नहीं जाना चाहिए जहां हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह स्कूलों को अलग कर दिया हो। भेदभाव सिर्फ कुछ ही तबके के साथ हो सकता है क्या? समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम बातें साफ तौर पे कही गई हैं। हमारे साथ अखिलेश, हमारे विशेष संवाददाता भी हैं। अखिलेश, एक तरफ यूजीसी नियम, उसके बाद बवाल और फिर उस पर सुप्रीम रोक, इन सब के बीच क्या ताजा जानकारी आपके पास है? देखिए, यूजीसी बिल को लेकर जो व्यवधान थे और जिसको लेकर लगातार सड़कों पर हंगामा हो रहा था और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश सवर्ण वर्ग के द्वारा किया जा रहा था, उसका असर यहाँ तक देखने लगा कि सरकार भी दबाव में आई, पार्टियां भी दबाव में आई। हालांकि विनीत जिंदल के तरफ से याचिका दाखिल करके यूजीसी के बिल में जो बदलाव किए थे, जो नए प्रावधान किए गए थे, नए नियमों को लागू किया गया था, उनको रद्द करने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। इस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल गई याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस बागची, यानी 2 जजों की बेंच में सुनवाई की गई। और फौरी तौर पर जब सीजेआई के बेंच में सुनवाई हुई तो तल्ख टिप्पणियों के साथ जो यूजीसी का बिल 23 जनवरी को लागू किया गया था, उस पर रोक लगा दी गई। और ये कहा गया है कि सरकार को नए ड्राफ्ट पर विचार करना चाहिए। सरकार नए नियमों के साथ, नए प्रावधानों के साथ, नई गाइडलाइंस के साथ एक नया ड्राफ्ट तैयार करे। जो ड्राफ्ट वर्तमान में सरकार के द्वारा लागू किया गया था, ये मनमाना है, भेदभावपूर्ण है, संविधान और यूजीसी एक्ट 2056 को उल्लंघन करता है और समाज को बांटने का काम करता है। जो समाज में समानता है उसे दूर करने की कोशिश करता है। इसलिए इस बिल और नियम को लागू करना उचित नहीं होगा। इससे जितने भी छात्र हैं उनमें असमानता पैदा होगी और इस तरह की चीजें लागू होने से समाज में भटकाव होगा और दूरियां बढ़ेंगी। इसलिए इस कानून को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस पर रोक लगाई जाती है और सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि सरकार एक बार फिर से इस नए बिल को नए ड्राफ्ट के तौर पर तैयार करे और
जी। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार की तरफ से सूचना आ रही है कि सरकार इस पर एक नई कमेटी गठित तो एक करने नई जा रही कमेटी है। गठित कर उस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हाईकोर्ट की शरण में एसपी अनुज चौधरी उत्तर प्रदेश के संभल में सीओ के पद पर तैनात रहे और वर्तमान में फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी ने उनके खिलाफ संभल सीजीएम द्वारा एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 9 जनवरी को अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस वालों को के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था। गोलाबारी में घायल हुए युवक आलम के पिता ने यामीन ने सीजीएम कोर्ट में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का वाद दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए जज विभांशु सुधीर ने पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। तो हाईकोर्ट की शरण में एसपी अनुज चौधरी। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ। 24 नवंबर 2024 को बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी और भीड़ आपको बता दें काबू करने के दौरान पुलिस ने फायरिंग की थी, उसमें 5 लोगों की मौत हुई। बवाल और हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कार्रवाई को लेकर सीओ अनुज चौधरी चर्चा में आए और सीओ अनुज पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप भी लगे। तो एएसपी अनुज चौधरी और क्या है ये पूरा मामला, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर आपको बताएंगे सफेद जहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मुरैना शहर के जगतपुर गांव में नकली दूध बनाने वाले धंधे का खाद्य एवं औषधि विभाग ने भांडाफोड़ किया। अधिकारियों ने अशोक सिंह कुशवाहा की डेयरी में छापेमारी की कार्रवाई की, जहां से भारी मात्रा में अवैध सामग्री जब्त की गई। जांच में पता चला कि दूध में रिफाइंड तेल, पाम ऑयल और आरएम बढ़ाने वाले केमिकल कर उसे नकली रूप में बेचा जा रहा था। अधिकारियों ने मौके से सभी सामग्री जब्त कर सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। और शुभम हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, दूध के नाम पर सफेद जहर बेचा जा रहा है मुरैना में, क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल आरिफ, मैं बता दूं ये मुरैना में जो आज जो कि जगतपुरा में जो खाद्य विभाग औषधि विभाग टीम ने जो कार्रवाई की है उसमें नकली दूध बनाने के मामले का खुलासा किया है, जिसमें करीब 1 टन रिफाइंड पाम ऑयल और 3 टन आरएम बढ़ाने वाला केमिकल बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 15,000 रुपये बताई जा रही है। जो देखा जाए ये कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाने का जो काम करती है और जो कि बीमारियां खड़ी करती हैं, जिसको देखा जाए ये एक तरीके से सफेद जहर जो अपन बोलते हैं वो एक तरीके से बेचा जा रहा था मुरैना में बना के, और ये कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का जो कारनामा चल रहा है वो है। और एक देखा जाए तो ये ऐसी चीजें कई बार मुरैना में काफी बार काला दूध, जो सफेद जहर और जो दूध के नाम मिलावटी दूध मिलता है, वो काफी बार इस पर कार्रवाई हुई, लेकिन आज तक कहीं पे इससे ऐसा नहीं है कि इस पे रोक लगाई गई हो और इनको सजा का प्रावधान कोई निकला हो। अब तुरंत जांच होती है, सैंपल जाते हैं, लेकिन उसके बाद कभी भी डेयरी पे बंद नहीं आई जाती, और वो डेयरी ऐसा नहीं है कि कभी लॉक कर दी गई हो कि उसके बाद वो खुले ना, ऐसा कभी नहीं पाया गया। जी आरी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रही है, दूध के नाम पर सफेद जहर बेचा जा रहा था। और आगे बढ़ते, भांजे से इश्क में सुहाग स्वाहा। यूपी के शाहजहांपुर में पति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि महिला उसके भांजे के साथ अवैध संबंध है और
इसकी बारे में भनक लग गई पति को, वह विरोध कर रहा था। इसी के चलते महिला ने पति की हत्या की साजिश रच डाली। घटना मुआया क्षेत्र के भटपुरा चट्टू गांव की है। यहां रहने वाले 30 साल के बलराम की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बलराम की पत्नी पूजा और उसके प्रेमी आदेश का संबंध है। मृतक के भाई राजू ने पुलिस से की गई शिकायत कहा कि बलराम की पत्नी पूजा के उसके भांजे के साथ अवैध संबंध थे। मार्डर का वजह हम भागवत देखने गए रहे हमारे गांव होते रहे तो हम भागवत गए रहे हमारा लेट रहे मेरा क्या पूरा बच्चा जो पूरा परिवार अपने घर रहे लेटे रहे हमारा सवेरे किबारा खुलवा तब जय लोग अपने घर ही रहे तो हमने कहीं बल्ला काम बना जाओ बल्ला काम पर गया अब जय उठे अपने बैठे भाई रोन लगे और मेरे की बुराई ना 3-4 दाव सलीमपुर जा चुके छुटंग आदेश संग दूबा पकड़ के आएंगे तो आदेश मारो इन्हें मरवाई डालो के मेहरबानी मरवाई डालो मेहरबाई है। आज दिनांक 29/1/2026 को सुबह करीब 7:30 112 PRV से हमें सूचना मिली कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पत्नी जो थी अपने यहीं पे बैठी हुई थी और जो बलराम है पुत्र बलवंत उम्र 30 वर्ष भटपुरा यहाँ पर मृत अवस्था में पाए गए। परिवारजनों से और अधिक जानकारी की गई, पत्नी से पूछताछ की गई, तब यह पता चला कि मृतक के जो भांजे हैं आदेश और उनके साथ किन्हीं 2 व्यक्तियों ने इस काम को कारित किया है। और आगे बढ़ते निवास का फर्जी प्रमाण पत्र। हल्द्वानी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत निवास प्रमाण पत्र की जांच में अब तक उप जिलाधिकारी द्वारा 115 अस्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिनको निरस्त किया जा चुका है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 5 सालों में बनाए गए प्रमाण पत्र की जांच गंभीरता से की जा रही, जिसमें 25 और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जांच की जा रही है। हमारे 115 से अधिक प्रमाण पत्र टोटल निरस्त हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे द्वारा कई प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिसमें करीबन 25 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र पाए गए हैं जिसमें कि जो शासन के अनुसार जिनकी वो पात्रता होनी चाहिए उस पात्रता नहीं पाई गई। कई अभिलेख जो उसमें होते हैं वो नहीं पाए गए, जिसका आधार पर निरस्त किया जाए। और खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।